जम्मू कश्मीर में जब प्रॉपर्टी टैक्स या एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की बात चली या कोई भी पॉलिसी जो 370 के बाद जम्मू कश्मीर में लाई गई, लगातार अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या जम्मू कश्मीर की जनता हो, सवाल निशान केंद्र सरकार पे खड़ा कर रही थी। इसी के चलते जम्मू कश्मीर में हमने एक बहुत बड़ी सर्वे कराई, जिस सर्वे में हमने 15 एक अहम सवाल रखे जिनके जवाब हमने जनता से मांगे। और जो जवाब आए आपने तमाम देखा कि जनता ने क्या जवाब दिए। उन 15 सवालों के बड़े हैरानकुन जवाब थे। उसी के चलते हमने चाहा कि जम्मू कश्मीर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, उनसे ये सर्वे हम डिस्कस करें और उनसे उनकी राय जान। मेरे साथ है टाइम्स नाउ के ब्यूरो चीफ प्रदीप दत्ता और अनिल भट्ट पीटीआई से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी, आप लगातार जम्मू कश्मीर की खबरें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए कि जम्मू कश्मीर की क्या सिक्योरिटी हालात हैं, या जम्मू कश्मीर जो बेनिफिशियरी स्कीम लाई जाती है उन पे आप हमेशा बात करते हैं। हमने सवाल पूछा कि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 का, और 370 को एब्रोगेट किया गया, उस पर जनता का जो जवाब था बड़ा हैरानकुन था। जनता को हमने पूछा कि जो डिसीजन 5 अगस्त में लिया गया क्या वो सही था या गलत था, और जो जवाब में आया, जो लोगों ने कहा है कि जो डिसीजन है वो सही, लोगों ने कहा है कि 47% लोगों ने वोट किया है कि वो डिसीजन सही था, और 52% लोगों ने वोट किया है कि वो गलत था। किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, आप ये जब आपने मुझे आंकड़े बताए तो मेरे ख्याल से ये आई ओपनर है हमारे सियासतदानों के लिए। सियासतदान खासकर अगर कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ की बात करें, अब्दुल्लास की बात करें, मुफ्तीज़ की बात करें, तो वो कहते थे कि अगर आर्टिकल 370 हट जाता तो यहाँ तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से आज आंकड़े बयान कर रहे हैं कि अगर 47% लोग कह रहे हैं कि सही डिसीजन है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा था, मुझे आज भी याद है कि लगातार जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं आर्टिकल 370 को लेकर, उनकी यही स्टेटमेंट्स थी कि यहाँ पे लोगों में एलिनेशन काफ़ी हो गई है, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे कुछ भी सही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मुझे एज ए जर्नलिस्ट बताएंगे, जब मैं कवर करता हूँ, तो लेकिन लोगों को देखिए 370 के बारे में एक 3 किस्म के तबके हैं। एक पॉलिटिकल क्लास है जो हमेशा 370 की डफली बजाती रही कि 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक वो क्लास है, उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड है दैट कनेक्ट्स कश्मीर विद इंडिया। फिर एक पॉलिटिकल जमात हम बात करें बीजेपी की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टोन वॉल है, ये दीवार की तरह है जिसने भारत से जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन को पूरी तरह से रोक के रखा। तो एक ऐसी क्लास थी जो आम जनता थी, जिसे कहते हैं कि साइलेंट मेजॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता था 370 से, क्योंकि 370 का फायदा जो था कुछ पॉलिटिकल जमातों को होता रहा है। ये एक पॉलिटिकल स्लोगन था। वैसे ही अगर देखा जाए तो पूरी तरह से डाइल्यूट कर दिया गया था। 370 में था ही कुछ नहीं, एक ढांचा पड़ा था, जिस ढांचे को उन्होंने अगस्त 2019 को हटा दिया। एक बता दिया कि ये एक, देखिए, ये एक वन स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ, जिसे कहते हैं, हटा के रख दिया। 47% लोग अगर आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर अवेयरनेस जनरेट होगी तो मुझे लगता है बाकी लोग भी यही कहेंगे कि हाँ, 370 हटने से ना, अगर आप सवाल देखिए, सवाल अगर किसी और तरीके से आपने किया होता, हटने से कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, तो मेरे ख्याल से जवाब आपको और भी विपरीत सुनने को मिलते। लोग कहते कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनको लगता कि जो लोग कहते थे कि 370 हटने के बाद हमें बहुत सारी मुश्किलातें आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से मुश्किल देखिए किनको आ रही है। 370 हटने के बाद मुश्किल आ रही है सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को, क्योंकि उनकी सियासत नहीं चल रही है। आतंकवादी जिस तरीके से ग्लोरीफाई किए जाते थे, उनकी सियासत नहीं चल रही है, और पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से, जिसे कहते हैं ना, दे वर रिजॉर्टिंग टू फियर मॉन्गरिंग, अब वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको फ़र्क पड़ता है। लेकिन 47% उस हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि, यानी कि मेरे ख्याल से उनके लिए आई ओपनर है, क्योंकि उनकी राजनीति 370 पर चलती थी। आज भी आप देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, उसमें भी ये सारी चीज़ें जब डिस्कस होती हैं, तो मेरे ख्याल से इनसाइडर ज़रूर उनको देखना चाहिए। आज हमने एक और इसी के जुड़ते हुए किया कि जो पीजीडी का, जब पीजीडी बनी है 5 अगस्त 2019 को, कि उन्होंने कहा कि हम 370 को वापस लाएंगे। हमारा सवाल था कि क्या 370 को जनता भी चाहती कि वापस आए, और जनता ने जवाब दिया है 63% लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, 370 हम चाहते हैं कि वापस आना चाहिए। अनिल भट्ट जी, किस तरह देखते हैं आपकी पीजीडी बनी? हम सुन रहे थे कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ मांग कर रहे हैं वापसी की। जब हमने ये जनता में सवाल डाला कि जनता क्या चाहती है, तो जनता भी कहीं ना कहीं चाहती है कि 370 को वापस आना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक आर्टिकल 370 या 35A का ताल्लुक है, आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड सभी लोगों में इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, कि सभी लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से आया है।
और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे 3 सेक्टर्स की बात प्रदीप ने की कि ओपिनियंस जो है अक्रॉस द बोर्ड डिवाइडेड है इस इशू को लेके। एक सेक्शन जो पॉलिटिकल सेक्शन है वो उसमें हमेशा ही, क्योंकि अगर आप देखेंगे आर्टिकल 370 या 35A जम्मू कश्मीर को, मैं ये नहीं मान के चलता हूँ वो इसमें कुछ रखा नहीं था, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि उसमें जम्मू कश्मीर को वो एक अलग खिता का जो दर्जा देता था अपार्ट फ्रॉम, और जो 90% में ये होता था कि जो हार्ड बर्निंग होती थी। भाई साहब आप बजट की बात करो, बिहार जैसे स्टेट में जहाँ 21 लाख लोग की मतलब 21 करोड़ की पॉपुलेशन हो, या बाकी सभी स्टेट्स का जो बजट है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मिलता था। तो उसके साथ साथ जो लॉज अगर आप देखेंगे, देयर वर सेल्फ मेड लॉज जो जिनका पैरिटी इंडियन लॉज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी लॉज थे वो बराबर नहीं थे। जैसे हम हमारे लैंड लॉज की बात करें, उसके साथ जो बाकी एंटायर लॉज है, चाहे आपका डोमिसाइल लॉ हो गया, लैंड लॉज हो गए, आपका जो इनफैक्ट जो स्कीम्स के लॉज भी हैं बहुत सारे, अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 370 के बाद में मोर देन 230 लॉज, 247 लॉज हैव बीन डन अवे विद। उसके साथ साथ आपने एक पूरा फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी को एक ही रीजन पे, एक ही लॉज में, एक ही तराजू में रखा। तो लेकिन जो बाकी लॉज पहले से थे, जो आर्टिकल 370 आपको एक स्टील फ्रेम में रखा हुआ था कि भाई साहब आप इनबॉर्न में आप कुछ भी डिमांड करो वो मिलेगा, बट व्हेन इट कम्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पीरियड में कुछ आप देते नहीं थे। तो उसमें हमेशा, क्योंकि जब फंडिंग की बात करें, बजट आप फॉर एग्जांपल लें, किसी भी स्टेट में से जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बजट होता था, और स्कीम्स का जो फाइनेंशियल, अगर आप फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करेंगे, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जिस स्टेट में नहीं प्रोड्यूस किया वो जम्मू कश्मीर था। तो जम्मू कश्मीर में वाई एक पॉलिटिकल क्लास उसको करता, बिकॉज पॉलिटिकल क्लास को उतने पावर्स दिए जाते थे कि दे कुड डिसाइड देयर ओन फेट। तो इसलिए पॉलिटिकल क्लास क्यों चाहती है कि वापस आ जाए, और एक क्यों कुछ लोग चाहते हैं कि वापस आ जाए, बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द सेम। और आज की डेट में अगर आप देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की बात करें, किसी भी स्टेट में कोई भी आप लेके चलिए, अगर आप रेशो देखेंगे जम्मू कश्मीर में 5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। अब आप किसी भी स्टेट में ले जाइए तो 5 लाख है ही नहीं वहाँ पे। बिहार जैसे स्टेट में जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है 3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, तो 5 लाख कहाँ से बने? आपने यहाँ पे बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की, मंत्री को खुशी हो गई बिकॉज उसके लॉ के हिसाब से उसने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट किया। नीचे से वो मंत्री ही नहीं करता, नीचे से जो उसके ऑफिशियल्स हैं, अगर वो 2-2 लोग भी चलते हैं तो 200 लोग होते थे। तो आपने एक पूरी 1 लाख या 2 लाख लोग डिफरेंट तरीके, चाहे वो डिलीवेजर्स हैं, चाहे कैजुअल लेबरर्स हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स हैं, उन तमाम चीज़ों को लेके आपने उनको रेगुलराइज करके वो वहाँ पे बिकॉज आर्टिकल 370 वाज गिविंग यू एम्पावर टू डू एनीथिंग वट एवर यू वांट। आपने स्कीम्स अगर बनाई रहबर तैलीम, जिनको लीगली अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस को ले लेंगे, मतलब एक जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ले लेंगे, तो वो इलीगल एक स्कीम्स थी, बट कीपिंग इन व्यू योर ओन, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है और आपका कोर ग्रुप है, तो आप यहाँ पे पॉलिसीज़ उस तरीके की बना जाते हैं जहाँ पे आपको वो चीज़ एम्पावर करें। वो सब लॉज ख़त्म हो गए। इनफैक्ट आप टैक्सेशन लॉ को ही ले लीजिए, आपका ये प्रॉपर्टी टैक्स है, आज तक आप देख लीजिए ना, आर्टिकल 370 वाज ओनली प्रिवेंटिंग इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इन J&K, बिकॉज J&K का जो पॉलिटिशियन था वो चाहता नहीं था, बट कीपिंग इन व्यू आर्टिकल 370 के जाने के बाद में इट्स वन टैक्स वन नेशन। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आप जब आप डिमांड करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेशन भी है। यू कांट हैव अ बेगिंग बाउल एंड आप कंटिन्यूसली ये करेंगे, आपके अपने रिसोर्सेज भी बिल्डअप करें। रिसोर्सेज तब आ जाएंगे जब विन विन सिचुएशन होगी, जब आपको
अपने आप का और किसी भी मतलब पठानकोट से बाहर वाला स्टेट एक पैरिटी पे होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक जो उसमें वोटिंग हुआ है कि भाई साहब वो वापस आना चाहिए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। एज ए जम्मू कश्मीर वो किसी को भी सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ही वांट्स द सेम थिंग्स टू बी वेड। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से है, कल को उसका बेटा बैकडोर में एम्प्लॉयमेंट उसका वो, तो ये तमाम चीज़ें हैं। दीप जी, क्योंकि लगातार आप भी प्रोटेस्ट कवर करते आए हैं, जो बच्चों की जो पॉलिसी चल रही है, जॉब के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं, कुछ भी हो, हमेशा वहाँ पे ये चीज़ होती है 370 अगर नहीं हटता तो ये चीज़ नहीं होती। इसी के चलते जब हमने ये सवाल पूछा तो इतने बड़े आंकड़े कि लोग भी चाहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, जिस पे PhD आजकल मीटिंग कर रही है, आज भी मीटिंग चल रही है PhD की, ऑल पार्टी मीट चल रहा है। तो ये लोगों ने ये चीज़ बनाया था कि 370 वापस आना चाहिए, जम्मू कश्मीर की नौकरियाँ, जम्मू कश्मीर की ज़मीन, और अब जम्मू कश्मीर की जनता भी चाहती है कि 370 वापस आना चाहिए, क्योंकि 63% एक बहुत बड़ी फिगर होती है। तो किस तरह देखते हैं, क्या सेंटर को इसमें दो चीज़ें हैं। जब 370 वापस आना चाहिए, कुछ लोगों को ये तासुरात की बात है, उन्हें लगता है कि स्टेटहुड जो हमारा गया 370 जाने की वजह से किया। हालांकि 370 जाने की वजह से स्टेटहुड का जाना कोई लेना देना नहीं। स्टेटहुड इसलिए गया क्योंकि वो चाहते थे कि सेट हाउस इन ऑर्डर, दैट वाज द आइडिया। क्योंकि होम मिनिस्टर चाहते थे कि ये यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाई जाए और ये जो पिछले कई सालों से जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको सेट किया जाए, ठीक किया जाए, पूरी अच्छी तरह करके एक बार फिर से इसको रियासत का दर्जा दिया जाए। तो ये एक वजूहत भी है। और दूसरी एक चीज़ भी है ये कि कई बार आप देखेंगे कि पॉलिटिशियंस भी कहते रहते हैं, आप अगर इन लोगों से सवाल पूछेंगे बहुत सारों से कि बताइए आप हमें कि 370 क्या माने रखता है उनके लिए, तो मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं अक्रॉस जाता रहता हूँ, जम्मू भी जाता हूँ, कश्मीर भी जाता हूँ, एक आम जनता को मालूम नहीं 370 था क्या, उन्हें कोई आइडिया नहीं। उन्हें मालूम है स्पेशल स्टेटस, बट स्पेशल स्टेटस क्या एक आम आदमी के लिए स्पेशल स्टेटस था? नहीं। स्पेशल स्टेटस किन के लिए था? एक पॉलिटिकल क्लास थी जिसके लिए था, उसमें भी वो कहते हैं एलीट सुन्नीस, नॉट फॉर अदर्स, मतलब कि सुन्नी मुस्लिम्स के लिए भी नहीं, इट वॉज ओनली फॉर द एलीट सुन्नीस पुटिंग अप इन वन पर्टिकुलर बेल्ट। उसी के लिए वो एक ढांचा था जो उनको हेल्प करता था। बेसिकली था क्या, वो पॉलिटिकल स्लोगन की तरह उसे इस्तेमाल करते थे। एक हमेशा कहते थे लोगों को कि ये देखिए ये कभी भी हटा सकते हैं, डर क्रिएट करने के लिए। आज भी मुझे लगता है कि लोगों में थोड़ी सी यहाँ पे अगर ऐसा आया तो मुझे लगता है थोड़ी और अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है। सरकार को ज़रूरत है कि अवेयरनेस जनरेट करे कि आपके 370 जाने से बल्कि आपको फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। और मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है। और लेकिन अगर आप इसको सवाल को एक अलग तरीके से टॉस करते, पूछते कि 370 वाकई में क्या है, तो 35 में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि 35 से पिछले 8 वर्षों तक लोगों को यहाँ पता नहीं था। अगर आप लीगल एक्सपर्ट से बात करें तो हमें अक्सर लीगल एक्सपर्ट यही बोलते आए कि जनाब हट नहीं सकता है, लेकिन विद वन स्ट्रोक ऑफ फन इट वॉज थ्रोन इनटू द। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमने ये सवाल पूछा कि जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐसा लीडर है जो पॉपुलर है और जिसे लोग पूरी तरह से जानते हैं। हमने बड़े ऑप्शन दिए थे, महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, अपनी पार्टी के अल्ताफ़ बुखारी और PC के सजाद लोन। लोगों ने जो कहा वो ये कहा कि रविंदर रैना जो है बहुत पॉपुलर लीडर है, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला का नाम आया। और दोनों को अगर देखें हम तो हम उमर दोनों हैं। किस तरह देखते हैं चीज़ों को आप? देखिए, अगर रविंदर रैना की बात करें तो मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव बीन फॉलोइंग दिस मैन। मैं इनको पूरी तरह से फॉलो करता आ रहा हूँ डे 1 से। एक तो इनमें सीखने की चाहत है, और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कहते हैं कि हाउ यू मीट, हाउ यू ग्रीट एंड हाउ यू ट्रीट पीपल। जब आप अच्छी तरह मिलते हैं, खुले माथे से मिलते हैं, अच्छे तरीके से सत्कार करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। अभी जो थोड़ी देर पहले कश्मीरी पंडित्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, रात भर जाके वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर बैठ जाते थे। रविंदर रैना को मालूम भी है कि ये रीलोकेशन नहीं हो सकती, उसके बावजूद वो लोगों के बीच में जाके बैठते थे, उनसे मिलते थे, उनकी बात को सुनते थे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको सुनना, लिसनिंग। जिस सियासतदान में वो लिसनिंग पावर होगा तो वो मेरे ख्याल से सियासतदान लोगों के दिलों में बस जाता है। दूसरा, डांगरी में लोगों में काफ़ी गुस्सा था, नाराज़गी थी, क्योंकि आप देखिए पहले दिन पे फायरिंग हो जाती है, लोग मर जाते हैं, दूसरे दिन धमाका हो जाता है, उसमें ब्लास्ट में बच्चे मर जाते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि वहाँ ऑल ऑफ ए सडन रविंदर रैना आता है, तो एक पल के लिए मुझे लगता है कि लोग तो इन्हें मारेंगे आज। लेकिन मैं देखा वो शख्स खड़ा रहा, उन्हें खींचातानी भी की, लेकिन वो सुनता रहा। उन्होंने कहा आप मेरे लोग हैं, आप मुझे बोल सकते हैं, आप मुझे जो कुछ कहना चाहें आप कह सकते हैं। और मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा शांत होता गया। फिर बाद में रविंदर रैना की बात वो सुनते हुए नजर आए। एक तरफ देखिए आपके बच्चे मर गए हों, लाशें पड़ी हों, उसके बावजूद आपको सुन रहे हैं।
मुझे कई बार, हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब पे भी मुझे लगता था कि ये काफ़ी, क्योंकि जब मैंने उनकी 13 मिनट की स्पीच जो पार्लियामेंट में सुनी थी तो मैं एज ए यंगस्टर आई यूज्ड टू फील वेरी गुड कि यहाँ एक शख्स है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि वो भी कॉम्पिटिटिव सॉफ्ट सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स में पड़ गए। और अब मैं जो उनके बारे में, अगर वो सुन रहे होंगे, चाहे उन्हें नाराज़ हो हमसे, मैं ये कहना चाहूँगा उमर अब्दुल्ला साहब, एक तरफ पैन पार्टी हुआ करती थी, पैन जम्मू एंड कश्मीर पार्टी हुआ करती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन आपने उसको एक बीरवा की पार्टी बना के रख दिया, आप उससे बाहर निकलते नहीं। हाउ मेनी टाइम्स उमर अब्दुल्ला हैड कम टू जम्मू टू आस्क टू द पीपल, तो कैसे नेता उसको देखेंगे? चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हमने नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर का नहीं चुनना है, हमने जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर चुन रहा है, कल रियासत। यही एक वजह कि आप देखिए रविंदर रैना के लिए अगर आपको ऐसे सेंटीमेंट्स, इमोशन कश्मीर में मिल रहे हैं, आप 3-4 दिन पहले देखिए एक वीडियो आया कि कश्मीर की औरत आती है, वो रो रही होती है, वो कहती है कि मुझे कुछ चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो रविंदर रैना गाड़ी रोकते हुए, उनके पास जेब में मेरे ख्याल 1500 रुपये थे, जो 1000 रुपये उनको देते, मेरे पास 500। लेकिन मैंने तो देखो वीडियो देखा, वीडियो में वो औरत उनको चूमती है। ये वही जो बीजेपी को एक टाइम पे कश्मीर का शख्स देखने को तैयार नहीं था, उन्हें लगता था जनसंघ की पार्टी, आरएसएस की पार्टी है, ये हमारी पार्टी नहीं है, वही अगर माथा चूमती है तो यानी कि उस शख्स ने कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। मेरे ख्याल से ये एक बाकी लीडर्स को भी, अब देखिए आज़ाद साहब हैं, आज़ाद साहब कदावर लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन अगर आप आज भी आज़ाद साहब एक चीफ मिनिस्टर की तरह एक्ट करेंगे, आज भी अगर सिक्योरिटी उनके बाहर है, एक पत्रकार उनसे एकदम जाके नहीं मिल सकता, तो क्या मतलब आप करेंगे? आम जनता कैसे मिलेगी? ये नहीं, एक होता है कि आप पर्टिकुलर डे पे मिलेंगे, और दूसरा उसी तरफ आप देखिए बाकी लोगों का। तो आपको एक एक्सेसिबिलिटी, जिस लीडर के पास एक्सेसिबिलिटी है, कहते हैं जो डॉक्टर आपकी पहले बात सुनता तो आपकी दर्द जो है पहले ही ठीक हो जाता है। इसी को मिलके हमने सवाल एक पूछा था कि जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐसा नेता है जो बहुत एक्टिव है, जो लोगों में मिलता जुलता है, जो लोगों से बातचीत करता है और जिसको लोग चाहते हैं। वहाँ पे हमने तमाम पॉलिटिकल नेताओं के ऑप्शन दिए थे। गुलाम नबी आज़ाद, जैसे आपने बात की गुलाम नबी आज़ाद साहब की, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, पीसी के सज्जाद लोन साहब, और रविंदर रैना जी, उमर अब्दुल्ला जी। कंटिन्यूसली दोनों सवालों में जनता ने दो ही लोगों को वोट दिया, एक रैना जी और दूसरा उमर अब्दुल्ला साहब। और रैना साहब हर जगह लीड कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप तो पीटीआई संभालते हैं, लगातार आप रिपोर्ट्स करते हैं, आप मिलते जुलते रहते हैं इन लीडरों से जहाँ पे ये लोग जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपका आउटरीच प्रोग्राम्स। अगर आप देखेंगे लास्ट के 3-4 सालों से, जब से वो प्रेसिडेंट हैं, आउटरीच प्रोग्राम के तहत उनका सबसे ज़्यादा फुटफॉल कश्मीर में था। कभी वो पहाड़ीज़ के साथ डांस करते दिखते हैं। आपको कनेक्ट करना है लोगों के साथ, ग्रास रूट के साथ। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप लेक्चरबाजी करते रहे, कभी ना कभी आपको उनकी सेंटिमेंट्स, उनकी खुशियों में, उनकी गम में शामिल होना है। उनसे डांस करते हैं वहाँ पे, और जब उसी का वर्कर वहाँ वो मारा जाता है तो वो यहाँ से निकाल के 10 मिनट में वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ से अगर कभी राजौरी में कोई इंसिडेंट होता, उस इंसिडेंट पे होता। आप देख लीजिए, अगर फुटबॉल जनरली या ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स में देखें, हर एक जगह पे वो ऑलमोस्ट पहला आदमी होता था, पॉलिटिशियन होता था, जहाँ पहुँचा होता था। डिस्पाइट, मैं आपको बताऊँ, जब ये सेंटिमेंट इन्होंने सही बोला, जब कश्मीरी पंडित, जब वो किलिंग हो गई राहुल भट्ट की कश्मीर में, और उस टाइम इतना ज़्यादा गुस्सा था, वो उस गुस्से का झेलते हुए वो बड़गाम में, शेखपुरा में उनमें गए, वहाँ बैठे रात भर और उस गुस्से को झेलते रहे, और उनको उस गुस्से को कन्वर्ट करके अपने तरीके से एक लीडरशिप उभर के आ जाती है। दैट इज़ कि आपका एक ग्रास रूट लेवल के साथ कनेक्ट करना, दूसरे उनके खुशियों और गम में शामिल होना, तीसरा उनका सुनना। बेशक आप कुछ न करें, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे, लेट अस टेक उनके बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, वो ओपनली इनफैक्ट अपने गवर्नमेंट को भी क्रिटिसिज्म करते रहे हैं, भाई साहब इन इश्यूज़ को लेके। दैट इज़ वन पॉजिटिव जहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं किसी भी से, कि वो अपनी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी जहाँ उनको लगेंगे कि पार्टी पॉलिटिक्स जो गवर्नेंस है, स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिक्स को वो दो तरफा रखते हैं। तो वो भी एक कनेक्ट जो है ना, एक रीच आउट है किसी भी इशू को लेके, चाहे गवर्नर साहब से मिलना है, चाहे आपको किसी भी पॉलिटिशियन को या यूनियन मिनिस्टर्स में किसी भी प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर तक मिलना है, कुछ इश्यूज़ को वो रेजोल्यूशन भी करते हैं। बेशक उसका नतीजा क्या लगे, लेकिन जो आपका जो दिल का जो बेसिक ऑनेस्ट हैंडलिंग ऑफ थिंग्स, वो लोग देखते हैं। बेशक उन चीज़ों में से
कुछ चीज़ रेक्टिफाई होते हैं, उनका नतीजा अच्छा निकलता है और लोग खुश होते हैं, कुछ चीज़ों में नहीं होते। तो बट एक ऑनेस्ट एफर्ट करना बहुत बड़ा एक पॉलिटिशियन के लिए, और ग्रास रूट प्रेजेंस होना सबसे बड़ा होना, और वो भी जब आपका बहुत सारे इश्यूज़ हो जम्मू कश्मीर के, उन इश्यूज़ में आपका फुटफॉल ग्राउंड पे होना पहला पॉलिटिशियन का एक पॉजिटिव इमेज। मैं यहाँ एक ऐड करना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फुटफॉल की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कश्मीर आते हैं तो उनका आइटिनरी में था कि वो हजरत बल जाएंगे, दरगाह जाएंगे, और उसके बाद वो छठी पातशाही गुरुद्वारा साहब भी जाएंगे। जब भी मैं अपने की वहाँ से कम्युनिटी मेंबर से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि मोदी इज़ बेटर देन मनमोहन सिंह। तो मैंने कई बार पूछा, मैंने कहा बीइंग ए सिख यू डोंट फील दैट यू शुड फील कनेक्टेड? कहा नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूँ फुटफॉल कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह केम टू कश्मीर वैली, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सिक्योरिटी ने कहा कि सिक्योरिटी जो आप उनकी सिक्योरिटी की देखरेख कर रहे थे, उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, वहाँ सिक्योरिटी का खतरा है। तो मोदी विल बी गोइंग टू ऑल दोज प्लेसेस, अगर डिसाइड कर दिए कि जाना है तो कहते हैं कि जिस आदमी को सिक्योरिटी चलाए वो देश को क्या चलाएगा, और जो डिक्टेट करे टर्म्स और बोले कि मुझे ये करना है क्योंकि लोगों के लिए करना है, तो लोग पीपल विल बी विद देम। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। दो उमर अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, अच्छी रखते हैं, सोच के हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से मिलते हैं। अगर आप ट्विटर वाला चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो तो शायद हो सकता है वो वोट उनको मिले, लेकिन चीफ मिनिस्टर की बात की आपने, तो अगला सवाल हमारा भी यही था कि अगला जब इलेक्शन होते हैं तो लोग किसको अपना नुमाइंदा चुनते हैं, किसको अपना चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। हमने पूरे ऑप्शंस दिए थे क्योंकि आज़ाद साहब भी अपनी पार्टी उन्होंने शुरू की और बहुत ख़तरनाक वेव चल रही थी कि आज़ाद साहब हो सकता है अगले जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। हमने सवाल पूछा कि जम्मू कश्मीर की जनता अगला चीफ मिनिस्टर किसको देखना चाहती है। उसमें ऑप्शंस थे रविंदर रैना, उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला, और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती, सजाद लोन, अल्ताफ़ बुखारी और विकार रसूल। कांग्रेस की बात की जाए तो 1% के आसपास उनको वोट मिले हैं, और सबसे ज़्यादा वोट जो जनता चाहती है एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो हो वो रविंदर रैना को वोट मिले हैं, 40% से अबव मिले हैं, और उसके साथ में उमर अब्दुल्ला को वोट मिले हैं। लगातार ये दोनों अपने कंपटीशन में आसपास हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो रविंदर रैना हर जगह चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, एक्टिव लीडर भी आते हैं, और पॉपुलर लीडर भी वही आ रहे हैं, और साथ में उमर अब्दुल्ला भी जुड़ते जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? और जो लोग चाहते हैं कि 5 अगस्त के बाद बड़ी बातें हुई जम्मू कश्मीर में कि अब शायद भाजपा सरकार दोबारा नहीं आएगी, लेकिन हमने जब सवाल पूछा तो वहाँ भी भाजपा सरकार को वोट मिले, मतलब रविंदर रैना को वोट मिलेगी। वो मैं आज से बताता हूँ कि 10 साल पहले की बात बताता हूँ। 10 साल पहले मकबूल शेरवानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिस शेरवानी साहब को पूरी तरह से भूल गए, ये वो मकबूल शेरवानी है जिन्होंने जो पाकिस्तान फौज और कबायलीज़ को गलत रास्ता बताया था, और वो 6-7 घंटे भटक गए, जिसकी वजह से भारतीय फौज जो थी वो लैंड कर पाई थी एयरपोर्ट पे, और आज वरना कश्मीर का नक्शा कुछ और होता। क्योंकि मकबूल शेरवानी के वहाँ पे जाते हैं और वो सल्यूट करते हैं, तो मैं उस टाइम से देखता जा रहा हूँ कि ये कश्मीर जाते रहे। एक वक्त था कि कोई कह नहीं सकता था कि कमल वहाँ पे खिलेगा, लेकिन आप देखिए अगर आप जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, यू क्रिएट इनरोड्स, आप वहाँ पे मिलने जुलने से। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए अगर रविंदर रैना जी को वो सोचते हैं कि ही विल बी चीफ मिनिस्टर फॉर अस, जो भी कोई आए, देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स द पीपल एंड देन द पार्टी हैज़ टू डिसाइड हु विल बी देयर चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। बट लोगों का ये डिसाइड करना कि ये शख्स होना चाहिए, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। देखिए बैंक बैलेंस नहीं है बंदे का, स्टार्ट किया, मुझे याद है कि उस टाइम इसका अकाउंट खुलवाया गया था इनका जब इन्होंने एमएलए की इलेक्शन लड़ी थी। तो आज देखिए वो दौर ख़त्म होता जा रहा है कि जहाँ डायनेस्टी आप देखते थे, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखते थे, आपके पिताजी क्या करते आप देखते थे। एक वक्त था कि कुछ चैनल हुआ करते थे, ये देख के लिया करते थे रिपोर्टर को कि आपका पिताजी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, आपका पिताजी मेजर जनरल है, तो उस देखिए ये नहीं कि ही हैज़ गॉट ए नोज फॉर न्यूज़, ही कैन बी बेटर जर्नलिस्ट। तो वक्त बदल गया, टाइम्स नाउ आया तो अलग दौर, और ये भी एक डेमोक्रेसी की तरफ एक बहुत ही अच्छा कदम है कि आप देखिए लोग देख रहे हैं कि कौन उनके बातें सुन रहा है। अगर आप किसी भी पल चले जाइए, आप उनके दफ्तर चले जाइए, जिस दफ्तर में आपको लोग बैठे हुए नजर आए अपने मसले लेकर और एक शख्स उनको सुनता हुआ नजर आए, तो बहुत ही खूबसूरत बात होती है। मेरे ख्याल से ये चीज़ कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला शायद और आगे होते, उनको सोचने की विचार करने की बात है कि आज अगर उमर अब्दुल्ला जो कि मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, ही हैड बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके बावजूद अगर रविंदर रैना उनसे आगे जा रहे हैं, यानी कि लोग क्या देख रहे हैं, लोगों की पल्स कहीं फील करने में वो गलती कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि इस तरीके से जिस तरीके से वो ट्विटर पर चलाते रहे चीफ मिनिस्टर बन के, अब देखिए खुद चेहरा मुस्कान, एक अच्छी मुस्कान से अगर आप मिलेंगे तो आप आधा दिल जीत लेते हैं, लेकिन अगर आप मुंह बनाते हुए मिलेंगे। अनिल जी, जिस तरह
उमरदुल्ला हमेशा सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो जनता है उनकी अगला ऑप्शन उमरदुल्ला भी हो सकते हैं? क्या करने की ज़रूरत है तो वो बी चीफ बन सकते हैं जनता की सोच में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी पर्सनलिटी को एज ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस के लिए ग्रास रूट कनेक्ट होना ज़रूरी है। ग्रास रूट कनेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल रैलीज़ करें, आउटरीच प्रोग्राम्स करें, लेकिन आपको अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी और जो ग्रास रूट लेवल का जो तबके हैं, चाहे वो लोअर हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, अपर क्लास के साथ ऑटोमेटिकली आप एक कनेक्ट बना के रख लेते हैं। लेकिन जो तबका लोअर और लोअर मिडिल क्लास होता है वो हमेशा हमेशा एस्पिरेंट होता है कि हमें इनके साथ कनेक्ट हो जाए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ, उनके छोटे छोटे जो गम होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके साथ जब कनेक्ट होता है ना, वो जो ग्रास रूट लेवल वाला तबका होता है वो आपको कल्ट फिगर बना देता है। अब आप देख लीजिए, एन टी रामाराव की बात कर रहे हैं तो हीरो से वो कल्ट फिगर चीफ मिनिस्टर रहा ही। आप जयललिता की देखिए कल्ट फिगर, इंदिरा गांधी को आप लीजिए कल्ट फिगर थी। पार्टी के नाम पे अगर उसमें 30% वोट आते थे, उनके पर्सन के ऊपर भी 30% वोट आते थे। तो यहाँ आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर को आप देखिए, वो वर्चुअली एक डेमीगॉड बना हो, वो एक कल्ट फिगर होता है। और मेजॉरिटी बीजेपी का उतना वेट प्राइम मिनिस्टर का जितना पार्टी के साथ हम देखेंगे जबकि ग्रास रूट लेवल पे काम करने। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि किसी भी पॉलिटिशियन को वो कनेक्ट करने के लिए पल्स ऑफ द पीपल मीन्स होता है, मेरे को कभी कभार आपको ज़रूरत नहीं होता कि आपको कोई काम हो, लेकिन आपके साथ अगर आप उस लेवल के पॉलिटिशियन ने बात की ना तो आप उसके फ़ैन हो जाते हैं। तो कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की डिमांड्स फुलफ़िल करो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कनेक्टिविटी और कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी रखें ग्रास रूट लेवल पे। इसीलिए आप शेख अब्दुल्ला को देख लीजिए, ही वॉज ऑल्सो ए कल्ट फिगर बिकॉज वो ग्रास रूट लेवल पे उन पे जाता थे। इवन फारूक अब्दुल्ला को उस पीरियड में ले लीजिए, ही वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद द पीपल। जो फार्म में बैठ के एग्रीकल्चर फील्ड में लेके चाय उनके साथ पीते। कभी कभार कल्ट फिगर का मतलब ये होता है, पॉलिटिशियन का बेसिक मतलब ये होता है कि उनकी छोटी छोटी खुशियों में पाट कर और उनके गम में शरीक होके और प्रॉब्लम्स को इसमें कौन करना चाहूँगा ये बात देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वेस्टर्न मीडिया आपके खिलाफ, लॉबी आपके खिलाफ, अपोजिशन पार्टी आपके खिलाफ, लेकिन आपके साथ कौन है? जनता। और जमहूरियत में जनता ही है जो डिसाइड करती है, पब्लिक है, ये सब जानती है। लेकिन जो इन्होंने कहा कि मतलब अगर पॉलिटिकल नेता कोई हंस के बात करे तो या फिर जनता उसके साथ रहती है। सवाल जब हमने पूछा कि सीएम कौन होना चाहिए, एज अ पर्सन लोगों ने उनको बहुत लाइक किया रविंद्र रैना को, लेकिन जब हमने ये पूछा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को जम्मू कश्मीर में वोट करेंगे, पहला ऑप्शन बीजेपी था 35% कुछ करके है, और सेकेंड ऑप्शन एनसी था 31 पॉइंट कुछ % है, लेकिन थोड़ा सा गैप है, 3 या 4-5% का गैप है। क्या आपको लगता है कि एज अ पर्सन लोग लाइक करते हैं रविंद्र रैना को, लेकिन एज अ पार्टी अभी भी उनको ज़रूरत है शायद कुछ मेहनत करने की, जिस तरह हमारे पास आंकड़े आए हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी तो 10-11% या 3% पे, कांग्रेस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 0.1% है। देखिए ऑलमोस्ट आप देखिए बीजेपी ही है, कितनी देर से इस समय देखिए राज वही कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद एक एंटी इनकम्बेंसी होता है फैक्टर, उसके बावजूद अगर लोग सोच रहे हैं कि आज भी बीजेपी आनी चाहिए, और एक टाइम था बीजेपी वाज कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल, मतलब कि कश्मीर में तो मुझे याद है कि एक हुआ करते थे काबली हुआ करते थे, कोई रशीद काबली, ही यूज्ड टू बी द बीजेपी लीडर, ही वाज ओनली द मोस्ट पॉपुलर लीडर। आज आप देखिए जगह जगह आप जाइए, आपको बीजेपी के मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को आज लाइक नहीं करते। आज यही एक वजह है कि अगर उसके बावजूद आई थिंक परेशानी का आलम देखिए क्या है, ये जो आपको परसेंटेज आई है ना, इस परसेंट में आप देखिए कि कश्मीर में कितने % है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि बीजेपी समवेयर हैज बीन एबल टू ब्लूम समवेयर दैट कमल इन द माइंड्स ऑफ द पीपल देयर इन कश्मीर वैली टू। अगर आप देखिए जहाँ भी उनके दफ्तर में जाइए तो यूल फाइंड द कश्मीरीज हियर ऑल्सो, यूल फाइंड द कश्मीरीज देयर ऑल्सो। वहाँ भी अगर जब इनका लीडर करता है तो आपको पता चल जाता है कि कितने लोग इनके जलसे में जा रहे हैं, कि ये चीज़ें बदलाव तो आया है। देखिए अभी तक यही था कि इनको बताया जाता था, कई लोग कहते थे एंटी मुस्लिम पार्टी है, लेकिन जब लोग आते हैं, लोग देखते हैं हमारा काम कर रहे हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने कनेक्ट किया। ये जो रविंद्र रैना का जो आप फैक्टर है, रविंदर रैना इज नॉट ए लीडर हु इज कनेक्टेड ओनली विद ए पर्टिकुलर सेक्शन, ए कम्युनिटी का। आप देखिए पहाड़ियों के साथ किस तरीके से जुड़ रहे हैं,
गुजरों के साथ किस तरीके से जुड़ रहे हैं। और ओवरऑल देखिए सिनेरियो कितना बड़ा बनता जाएगा। जिस तरीके से मेरे ख्याल से कल अगर आप सर्वे करेंगे ना, ये जो गुजर और पहाड़ी जिस तरीके से दिल जीतते जा रहे हैं, उनका भी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पहाड़ी और गुजर पॉपुलेशन जो है पीओजेके की भी है। और आप देखिए जो पीओजेके को हासिल करने की हम बात करते हैं, एक वक्त आएगा कि दे विल फील दैट वी शुड वोट फॉर पीपल लाइक हिम रादर देन वोटिंग फॉर जो हम जोकर्स को वहाँ पे लाते हैं, वो पाकिस्तान वाले हमारे सर पे बिठा देते हैं, उन जोकर के बदलाए हमें ये शख्स को क्यों ना करें, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट देम, ही इज ट्राइंग टू सो इट्स कॉल्ड ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स बाउंड्रीज। और रिलीजन और फेथ को ना मद्देनजर रखते हुए जब आप कनेक्ट करते हैं और एक हिंदुस्तानी की तरह एक साथ वो एक माला बुनने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। अनिल जी, सवाल ये था कि जैसे हमने एज अ पर्सन पूछा तो लोगों ने काफ़ी तादाद में रविंद्र रैना को वोट किया एज अ पर्सन, लेकिन एज अ जब पार्टी हम सवाल पूछा तो काफ़ी कम डिफरेंस है एनसी और बीजेपी के बीच में, हालांकि साथ साथ चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एज अ पर्सन लोग रविंद्र रैना को लाइक करते हैं तो पार्टी इतना लाइक नहीं करते हैं जिस तरह हमारे पास फिगर्स आए? जहाँ मैंने आपको पहले बोला है कि कनेक्ट उसका बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कनेक्ट है। मैंने कहा कभी मैं देखता हूँ कि एक इंसिडेंट राजौरी में हुआ होता है और वहीं से कुपवारा में होता है, वो विदिन 12 आवर्स वो एक जगह से वो दूसरी जगह पे दोनों साइड से अवेलेबल होते। तो क्या होता है कि वो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको ही कैन नॉट प्रोवाइड देम डोल्स, या उनके इमीडिएटली ही डजंट हैव अ मैजिक वैंड कि वो उनको सभी प्रॉब्लम्स हल करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कनेक्ट होता है, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना और लोगों की खुशियों में शामिल होना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप हमेशा हर एक पॉलिटिशियन को देखेंगे, वो 40 कामों में, या अगर आप 100 कामों का लिस्ट दे देंगे, 100 कामों में बेशक वो 10 काम ही करें, लेकिन 10 कामों में वो कनेक्ट, वो पॉपुलर लीडर होता है, बेशक कि वो हमेशा उसके साथ होता है, उससे बात करता है। एक उसी तरीके का जो लीडरशिप का जो स्किल्स हैं वो रविंद्र रैना में, आप वो दूसरे में एक चीज़ है, उसमें एनर्जी है, हर एक चीज़ में पहुंचते हैं। तीसरा ये चीज़ है कि ही डजंट हैव अ बैगेज। बहुत सारे लीडर्स में कि पीछे बैगेज है, वो बैगेज भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके जब आप इवेलुएट करते हो एक पॉलिटिकल लीडर को, बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके करते हैं। मे बी ये अगर हम अपने लेवल पे कर रहे होंगे, मे बी ग्रास रूट लेवल पे लोग उससे ज़्यादा पैरामीटर्स को उनको जानते हैं कि भाई साहब आज ये डेटा का ज़माना है, और डेटा के हिसाब से जो फुटफॉल होता है, अगर आप कर्वेचर भी हम देखेंगे कि एक साल में किन जगहों पे वो गया हुआ, अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में भी आपको वो सब चीज़ दिखता है। और लोग हमेशा उन तमाम चीज़ों को बहुत ग्रास रूट नज़रिए से लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे पुरानी वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप देख लीजिए कितने रोल मॉडल्स हुए थे। आप मोरारजी देसाई को ले लीजिए, या जो कल्ट फिगर्स पॉलिटिशियंस थे, वो क्या होते थे, वो क्या उन्होंने सभी चीज़ों की का प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन किया होता था? नहीं, बट उनका कनेक्ट जो ग्रास रूट लेवल से था वो हाईएस्ट होता था। एक पॉलिटिशियन के लिए पहली क्वालिटी ग्रास रूट लेवल से कनेक्ट होता है, आपको अपने नाम से पहचानना। इंदिरा गांधी पॉपुलर थी कश्मीर में क्योंकि वो अगर किसी जर्नलिस्ट के पास भी जाती थी वो उसका नाम पुकारती थी, उस जर्नलिस्ट को वो कुछ नहीं देती थी। लेकिन जब आप किसी को पूछते हैं प्रदीप को नाम बोलेंगे, इसको एक कनेक्ट होता था। तो आज की डेट में जो ग्रोथ है रविंद्र रैना के पॉलिटिक्स में, अगर आप देखेंगे 6-7 साल पहले तो ये एक एमएलए के लोअर लेवल पे ही एक लीडरशिप में इंडक्ट हो गया था, बट अचानक से ये दूसरी बार भी प्रधान इसको बनाया गया। दैट्स वाई पार्टी ने कुछ देखा होगा, उनमें क्वालिटी देखी होगी, दैट्स वाई ही वाज कंटिन्यूड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। तो ये चीज़ें होती हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद एलजी रूल आया और एलजी के शासन में क्या कुछ हुआ, लोगों ने एहतजाज किए, लोगों ने ये भी डिमांड की, पॉलिटिकल पार्टीज़ ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के एलजी होने चाहिए, जम्मू कश्मीर के एडवाइज़र होने चाहिए। उसी को लेकर हमारा सवाल था कि क्या एलजी रूल से आप सेटिस्फाइड हैं जम्मू कश्मीर में, और 62% लोगों ने ये कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि शायद केंद्र सरकार जब तक जम्मू कश्मीर चला रही है उनको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता सेटिस्फाइड नहीं है। उसके साथ में हमने एक सवाल पूछा था कि क्योंकि टाइम बहुत कम है, कि कौन सा रूल जो है बेटर है, एलजी या इलेक्टेड गवर्नमेंट, और 90% लोगों ने कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि जमहूरियत का एक बहुत बड़ा तोहफा है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए 5 अगस्त के बाद जो हमारे पास नहीं है, और एलजी रूल से लोग सेटिस्फाई नहीं है। इसको किस तरह देखते हैं आप?
देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जहाँ हर चीज़ का एक पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जब जमहूरियत की बात करें तो जमहूरियत में सबसे ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी में चाहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या होता है कि आप किसी का भी गिरफ्तार पकड़ सकते हैं, आप किसी एमएलए का पकड़ सकते हैं, मंत्री का पकड़ सकते हैं और काम करवा सकते हैं। जहाँ तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल की बात करें, आप देखिए बहुत सारे प्रोमिस किए जाते थे, ये चीज़ हो रही है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो ये गलत ना होगा कहना कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है विकास पुरुष की तरह है। आप देखिए, हमने कितनी बार सुना कि साबरमती के जैसा बनेगा, नर्मदा के जैसा वैसा कर देंगे, लेकिन आप देखिए इसको डेवलपमेंट कितना। मैं अगर कंपेयर करता हूँ, मैं अमृतसर गया, अमृतसर को देखता हूँ स्मार्ट सिटी का काम और यहाँ पे स्मार्ट सिटी का काम कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। यहाँ पे ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो रही है, रेवोल्यूशन कांट बी ब्रॉट इन अ डे, और वो काम होता जा रहा है। बहुत सी चीज़ें बहुत सी तेज़ी में होता है। अब देखिए, मैं पॉजिटिव चीज़ें आपको बताता हूँ। एक वक्त था, हमें यासीन मलिक जैसे शख्स थे जो हमें पीस सिखाया करते थे, पीस की लेक्चर दिया करते थे। एक किलर हमें पीस के लेक्चर से। दूसरा वक्त था, आप देखिए कि हवाला मनी किस तरीके से था, फंडिंग को पूरी तरह से कंट्रोल किया। आप देखिए, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आज के दिन में, अगर सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में डर के रह रहा है, वही सैयद सलाउद्दीन जो पीओजे के में घूमा करता था, आज वो डर रहा है क्योंकि वहाँ पे भी लोग उनके मारे जा रहे हैं और यहाँ पे भी उनकी प्रॉपर्टी को किया जा रहा है। तो ये एलजी के रूल का बहुत अच्छा काम है। अब जहाँ तक लोगों को कहा, लोगों को चाहिए कनेक्ट। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एलजी साहब को भी ये देखना होगा, क्योंकि आईएएस मैं कहता हूँ कि कई बार क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है हमारे लिए कई बार इनएक्सेसिबल सर्विस बन जाती है काम आदमी के लिए। इनएक्सेसिबल सर्विस जब इसलिए हो जाती है तो आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नर साहब तो सबसे मिल नहीं सकते। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको उन लोगों को मिलना पड़ेगा और थोड़ी उनकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखें डेवलपमेंट के लिहाज से वाकई में बहुत काम हुआ है। बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं जो होनी चाहिए थी, जिसे कहते हैं इकोसिस्टम ऑफ टेरर को डिसमेंटल और डेसिमेट करने के लिए बढ़िया काम हुआ है। आप देखिए, यंगस्टर्स के बीच में कभी हमने देखा था, कभी तिरंगा लहराते हुए कश्मीर में देखा जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ें होती है, जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो मैसेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लाल चौक वही लाल चौक था जब यहाँ सईद अली शाह गिलानी खड़े होकर कहता था ये मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है। यासीन मलिक जहाँ पे लेक्चर दिया करता था, जहाँ पे हिंदुस्तानी तिरंगा चढ़ाने की कोशिश करता था, तिरंगा गिरा दिया जाता था और उसे अरेस्ट कर दिया जाता था, और आज वहाँ पे तिरंगा लहराया जा रहा है। ये एलजी रूल में ही हुआ है। लेकिन हाँ, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों के साथ कनेक्ट की ज़रूरत है। यही एक वजह कि लोग चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा शख्स हो, सरकार आ जाए कि हम उसे गिरबान पकड़े, भाई मेरा ये काम करो, पकड़ कर काम करवाएं। मेरे वो एलजी शासन हो या कोई भी गवर्नर, वो हो नहीं पाता, कुछ चीज़ें ऐसी। लेकिन हाँ, इनएक्सेसिबल सर्विस को मोर एक्सेसिबल बनना पड़ेगा। उसके लिए मुझे लगता है कि एलजी साहब को कुछ जगह दौरे करने पड़ेंगे और कुछ जगह पे कुछ जो कोताहियाँ छोटी मोटी उनको देखना पड़ेगा। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी, बहुत पुरानी कांग्रेस थी और लोगों ने कई सारी उस पर बातें कही। किसी ने कहा कि अच्छा किया, किसी ने कहा कि गलत डिसीजन था। हमने जनता से सवाल पूछा कि क्या जो आज़ाद साहब ने कांग्रेस को अलविदा कहा ये सही था या गलत था। लगभग 58% लोगों ने कहा कि ये गलत डिसीजन था। आप एज ए जर्नलिस्ट किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो जनता ने रेट किया उसको किस तरह देते हैं आप? देखिए, जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन और एक लॉयल पॉलिटिशियन होता है, वो काफ़ी पीरियड में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन काफ़ी लोग उसी नाव में चलते हैं, वो अपनी पार्टीज़ को नहीं छोड़ते हैं। तो लोग देखिए ना, अगर आज़ाद साहब 40 या 45 साल वो पावर में रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे, अपोजिशन लीडर भी रहे, उसके बाद में यूनियन मिनिस्टर सभी में रहे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉयल ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था या लॉयल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट जो इंदिरा गांधी में सीखा, वो तो इंदिरा गांधी के क्लोज ही उसने सीखा। तो ही वॉज क्लोज टू 10th जनपद, ऑल द पावर, ही एन्जॉयड ऑल द पावर्स थ्रू आउट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अचानक से ही शिफ्ट हिज लॉयल्टी। ये चीज़ें क्या होता है कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 50 साल पावर में रहने के बाद में किसी चीज़ को आप छोड़ेंगे और उसमें आप कोई भी बहाना बनाएंगे कि ये चीज़ था या मेरे को रेस्पेक्ट नहीं थी। वो रेस्पेक्ट तो एक्चुअली पार्टी देती है ना। पॉलिटिशियन इज़ नॉट बिगर देन द पार्टी। इवन आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ही इज़ नॉट बिगर देन द पार्टी। एक सिस्टम पार्टी का या पुरानी लीडरशिप में है, पार्टी से बढ़कर नहीं होता। तो कहीं का जब आप वो सोचने लगते हैं तो आप पार्टी को अलविदा जब करते हैं तो लोग आपके लॉयल्टी पे क्वेश्चन उठाते हैं। ये जो परसेंटेज ऑफ पावर्टी, परसेंटेज ऑफ पोल्स है जो लोग बोलते हैं, वो क्वेश्चन ऑफ लॉयल्टी होता है, क्योंकि यू हैव एंजॉयड पावर
यू हैव एंजॉयड एंटायर लीडरशिप, मतलब एक टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ द कंट्री में से वो गिने चुने में वो भी दूसरे तीसरे नंबर पे आते थे कांग्रेस की, और उसमें जब आप वापस उससे निकलते हैं तो नेचुरली पीपल आर बाउंड टू क्वेश्चन योर लॉयल्टी, और उसका नतीजा ये जो आपका परसेंटेज है तो वो चीज़ हो सकता है। उसकी अपनी क्या मजबूरियाँ रही होंगी, वो क्यों निकले हैं, वो उसकी प्रॉब्लम है। बट हमेशा पार्टी में रह के लॉयल्टी इज़ द फर्स्ट फैक्टर फॉर बिकमिंग ए लॉयल पॉलिटिशियन, और आप एक ट्रस्टेड पॉलिटिशियन तब होंगे व्हेन यू आर लॉयल टू पार्टी डिस्पाइट प्रॉब्लम्स कितनी भी आ जाए। ये भी बहुत ज़रूरी जानना, क्योंकि आप बहुत टाइम से जम्मू कश्मीर कवर कर रहे हैं, अपने पूरे नेता देखे किस तरह जम्मू कश्मीर के हालात बदली 5 अगस्त से पहले, 5 अगस्त के बाद। अब जो आज़ाद साहब ने ये अपनी नई पार्टी शुरू की, कांग्रेस का अलविदा कहा, वो जो परसेंटेज निकाली हमने, जो लोगों ने कहा था कि आज़ाद साहब शायद जम्मू कश्मीर के सीएम बन सकते हैं, वो सवाल हमने किया, उसमें भी परसेंटेज 5-6 के आसपास है। अब जब हमने ये परसेंटेज की क्या सही किया या गलत किया, उसमें भी लोगों ने ये कहा कि हाँ गलत किया। आप क्या राय रखते हैं इस पर? वक्त बदला, हालात बदले, अंदाज बदले, मिजाज बदले, लेकिन लोगों की सोच वही है। बिल्कुल अनिल ठीक कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि आप 45-50 वर्ष एक पॉलिटिकल पार्टी में रहते हैं तो आपको एक अच्छी पोजीशंस पे रखा गया, तो ऑल ऑफ ए सडन जब आप पार्टी को अलविदा करते हैं तो थोड़ा सा लोगों में लगता है, शक शुबा होता है। और ख़ासकर आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर जैसी सिचुएशन में जब आप ऐसा करते हैं तो जहाँ पे ज़्यादा हर चीज़ को सस्पिशन से देखा जाता है, तो वहाँ पे यही एक वजह है कि आज़ाद साहब को अभी भी कुछ तबकों को एक्सेप्ट करने में मुश्किलात हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि क्या मंसूबा है इनका। कई लोगों को लगता है कि शायद वो वोट बैंक तोड़ने के लिए आए हैं, कईयों का ये कहना है कि जैसे ये हो सकता है बी टीम है बीजेपी, कईयों का कुछ कहना है। लेकिन वो क्योंकि वो लंबे काल से थे, हालांकि हाँ ठीक है कि आज़ाद साहब की घुटन भी सही है जब वो बोलते हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी में जब आप होते हैं, क्योंकि अक्सर जब राहुल गांधी बात करते हैं तो बात करते हैं डेमोक्रेसी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मीडिया को नहीं है। अभी भी बहुत बड़े बड़े लेक्चर और भाषण देकर आए हैं। हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटेन में दिए उन्होंने, बाकी जगह भी जाके भाषण दिए, तो कैम्ब्रिज में भी बहुत कुछ बोला। तो आप देखिए आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी ने क्या, राहुल गांधी साहब आप सबका सुन रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू पीपल लाइक गुलाम नबी आज़ाद, अगर आपको कोई अच्छी राय दे रहे हैं तो आप उनकी बात देखिए। उनकी वजह से, डिसीजन की वजह से आप देखिए ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। अब पंजाब जो कि कांग्रेस के पास था, आज कांग्रेस कहाँ है? आज अगर आम आदमी पार्टी और पंजाब के हालात खराब हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल राहुल गांधी और उसका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। When you are preaching the world about the democracy, you need to have a democracy in your party also. Because Ghulam Nabi Azad had been suggesting few things. तो ठीक है, एक वक्त पे आता है कि आपको हम कहते हैं कि देखते हैं कि भाई इतना कुछ रखा, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात भी बिल्कुल सही है। वो तो आप देखिए, अगर आज जो इस समय आसाम के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ही यूज्ड टू बी द मैन ऑफ कांग्रेस, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा था कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, जबकि नहीं मानी गई उनकी बात। सोनिया गांधी भी चाहती थी, लेकिन पुत्र मोह के आगे वो भी लाचार और बेबस होगी, और फाइनली गुलाम नबी आज़ाद हैड नो अदर ऑप्शन। क्योंकि अगर आप लॉयल्टी हैं, तो अगर लॉयल्टी वाले को आप लाइबिलिटी समझने लग जाएं तो प्रॉब्लम तो होती है। तो मेरे ख्याल से उनके पास एक ऑप्शन था, ही हैड नो अदर आइडिया बट टू सर्व हिज ओन पीपल। नाउ इट इज टू बी सीन whether he is going to really serve his people or it is going to serve the interest that जनता will only decide. एक और आपने सवाल पूछा था 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, शायद ही इंडिया के किसी और यूटी में या किसी और स्टेट में बनी होंगी, क्योंकि 5 अगस्त के बाद कश्मीर घाटी से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, और भी एलिगेशन लगा कि बीजेपी की ए टीम, बी टीम और सी टीम। हमने जनता से पूछा कि क्या जो अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिस पे हमेशा सवाल उठते हैं कि बीजेपी की बी टीम और सी टीम है, क्या अगर अगली सरकार बनती है भाजपा के कोई हाथ इनका पीछे रह सकता है सरकार बनाने में? तो जनता ने कहा नहीं। साफ तौर पे जो जितनी परसेंटेज है, ऑलमोस्ट 52% लोगों ने कहा कि नहीं। देखिए, जहाँ तक आप जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स को ले लीजिए, जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स वाज ऑलवेज ए यूनिपोलर पॉलिटिक्स। इट वाज ऑलवेज शेख नेहरू पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, वहाँ कांग्रेस थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट पेल्विसिड फ्रंट ने फाइट किया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने फाइट किया, उसके बाद में जमात ने फाइट किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को हरा नहीं पाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मिलिटेंसी आई, मिलिटेंसी के बाद में आपका चेंज ओवर हो गया, और फिर आपने एक और एक्सपेरिमेंट किया, आपने पीडीपी बनाया। पीडीपी बनने से यूनिपोलर पावर पॉलिटिक्स ड्यूअल पॉलिटिक्स में हो गई, बाईपोलर होगी।
पीडीपी आ गई, पीडीपी में वही सभी इंग्रेडिएंट्स थे जो माफ के थे मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के जो बना था इलेक्शन में, और उसमें वही कलम दवात का निशान था। और उसमें भी इंग्रेडिएंट्स कौन से थे? पीपल्स कॉन्फ्रेंस थे, अल-फतह फोर्स के थे, प्लेबिससिट फ्रंट के थे, जमात के थे, और टॉपिंग ऊपर कांग्रेस की थी बिकॉज मुफ्ती से। तो उसके बाद में इट चेंज द पॉलिटिकल नैरेटिव। पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज होने के बाद में मिलिटेंसी का भी जो नैरेटिव है वो भी चेंज कर, फ्रॉम टेररिज्म इट कन्वर्टेड इनटू एजिटेशनल टेररिज्म। 2008 की रैंड लॉ एजिटेशन के बाद में जो कांग्रेस और उसके बाद में हुआ, तो दो रीजन्स आपस में टकराए, तो वो भी एक नतीजा उसका होता है। उसके बाद में आप देख लीजिए उसके वही फ्रेगमेंटेशन फिर से हो गई। आपका पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलग हो गया, आपका जो अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी है वो सेपरेट हो गई, उसके साथ साथ जो आपकी एक और पार्टी बनी, और गुलाम नबी आज़ाद इज़ द फिफ्थ स्टेक होल्डर इन एंटायर पॉलिटिक्स। यानी रीजनल पॉलिटिक्स फ्रॉम ए यूनिपोलर पॉलिटिक्स जो 2002 तक, यानी 1996 में पीडीपी बनी है। 1996 से कितने साल हो गए यहाँ तक? कितने साल हो गए 1996 से आज तक? 1996 से 27 ईयर्स हो गए। 27 ईयर्स में फ्रॉम यूनिपोलर सिस्टम टू 5 pronged पॉलिटिकल सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर हो गया। उसका नतीजा क्या होगा आने वाले डायरेक्शन में होगा, कौन ए टीम होगा, कौन बी टीम होगा, और पॉलिटिकल रंगत क्या निकलेगी उसका, इट इज टू बी टेस्टेड इन नेक्स्ट इलेक्शंस। जनता से हमने सवाल पूछा, और जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, ये ए टीम है, वो बी टीम है, हमने चाहा कि जनता से पूछें, लेकिन जनता ने कहा कि कोई ए टीम कोई बी टीम नहीं है, किसी की सपोर्ट से शायद सरकार ना बने। आप किस तरह देखते हैं चीज़ों को? देखिए, मैं बताऊंगा कि आपको दो दौरों में करता हूँ। एक कांग्रेस का दौर कर दीजिए, बीजेपी का दौर। कांग्रेस के दौर में क्या किया इन्होंने? वी हैड हॉक्स, वी हैव डोव्स, हॉक्स लाइक सईद अली शाह गिलानी। उन्होंने क्या कर दिया? वी हैव डोव्स लाइक मिरवाइज उमर फारूक, देन वी हैव मिनोज। तो उन्होंने क्या किया? सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को एक चिड़ियाघर में कन्वर्ट करके रख दिया। लेकिन बीजेपी के दौर में क्या हुआ कि सेपरेटिस्ट को तो अंदर कर दिया, लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं। अब आपको एक चॉइस है, इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे हु इज़ गोइंग टू प्रेस द बटन। कहाँ प्रेस करता है उसी की से होगी। और ए टीम हो या बी टीम हो या सी टीम हो, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ये पीपल्स टीम होनी चाहिए। जो पीपल्स टीम होगी दैट टीम इज़ रियली गोइंग टू विन, बिकॉज अदरवाइज वो ए बी और सी टीम ही रहेगी, और सी टीम रही तो क्लाउड और क्लीन चिट कभी नहीं को मिल सकता। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे टाइम्स नाउ से प्रदीप दत्ता और पीटीआई से अनिल भट्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और इस सर्वे का जो असल मकसद था हमने जनता तक पहुंचाया। लगातार 5 अगस्त 2019 के बाद इलेक्शन नहीं हुए, और जनता चाहती है कि उन्हें चुनी हुई सरकार मिले। न्यूज़ सेंटर की ऐसी पेशकश थी कि जनता से हम सवाल पूछें, उनके जवाब जानें, उसके बाद हमने एक्सपर्ट्स बिठाए, उनसे भी राय ली क्या जनता चाहती है। और केंद्र सरकार को इन जो आंकड़े आए उन पे देखने की ज़रूरत है, और जम्मू कश्मीर की जनता को एक चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए, जिसके बाद शायद जम्मू कश्मीर के मुद्दे और आसान और हल हो जाएं। आपकी क्या कुछ राय है इस सबको लेके ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।